बीसी खबर के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आशुतोष सिंह आशु जी, जो कि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजयुमो काशी क्षेत्र व विधानसभा प्रभारी 380 मुगलसराय से। स्वागत है आपका आशु जी। धन्यवाद अंजू जी, आपके दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत। धन्यवाद आप लोगों को जी। आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि 380 मुगलसराय विधानसभा का आपको प्रभारी बनाया गया है, तो रणनीति क्या रहेगी और चुनाव जीतने के लिए आप किस ढंग के टीम को लेकर विधानसभा में युवा मोर्चा का प्रतिनिधित्व करेंगे? हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम लोगों को, हर पदाधिकारी को एक एक विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसमें हमारा जो मेन फोकस्ड है नौजवानों को जोड़ने का, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा आबादी नौजवानों की 63% आबादी वाला देश है ये। तो जिस ओर नौजवान चलता है उसी ओर चीज़ें बनती हैं। तो हम लोगों ने अभी जैसे लगातार हमारे 23 तारीख से कार्यक्रम चल रहे हैं प्ले कार्ड के, हमारे हर जगह, हर चट्टी चौराहे, जो भी बड़े मार्केट हैं, छोटे मार्केट हैं, वहाँ हमारे 8 से 10 कार्यकर्ता युवा मोर्चा के लगातार प्ले कार्ड लेके खड़े हुए हैं और पार्टी के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो भी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया हुआ है उसका प्रचार प्रसार हम चट्टी चौराहे कर रहे हैं और नौजवानों की टोली बना के लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी हम 5 तारीख के बाद से न्यू वोटर सबमिट भी करने वाले हैं, जो पहली बार विधानसभा में वोट डालने जा रहे हैं। हमने पूरे विधानसभा में उन लोगों से भी संपर्क करने का काम किया है। तो अभी हमारे पास 16,000 के आसपास लिस्ट आई है, जो कि अपने जीवन काल का प्रथम बार वो वोट डालने जा रहे हैं। तो उनसे भी संपर्क करके हमको भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से उनको बताना है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनको जोड़ना है। और जैसा कि देखने में आया है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में संगठन विस्तार के लिए तमाम युवाओं को बगैर योग्यता के देखें तो रेवड़ी की तरह पट बांटा गया है। तो आपको क्या लगता है कि आप सभी युवाओं को संतुष्ट और संगठित तरीके से रख सकते हैं? आपकी ये जानकारी पता नहीं कैसे है, लेकिन हमारे यहाँ नौजवानों की योग्यता देखने के आधार पे ही की जाती है। जैसे मैं अपना ले लूँ, मैं 2012 में छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। आज पिछले 8-9 सालों से हम लोग पार्टी के लिए सक्रिय हैं, तो जाके आज हम इस मुकाम पे हैं। पार्टी ने हमको दायित्व दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि लगातार लोगों को, किसी भी अयोग्य व्यक्ति को हमारे यहाँ कोई पद नहीं दिया जाता है। एक संगठन की क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करता है और सक्रिय सदस्य होता है हमारे, या किसी हमारे आनुषंगिक संगठन से आता है, तो ही हम उनको दायित्व कोई देते हैं। अच्छा, मुगलसराय विधानसभा के चुनावी चुनौतियों को पार करने के लिए आप वर्तमान भाजपा के विधायक के कार्यों को चुनेंगे, उनके कार्य को लेकर आगे बढ़ेंगे, या योगी सरकार के कार्यों को लेकर आगे बढ़ेंगे? एक तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो भी हमारा जनप्रतिनिधि काम करता है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही होता है, और बतौर जनप्रतिनिधि भी यहाँ की जो विधायिका जी हैं वो भी लगातार काम करती रही हैं। चाहे हम बगल में यहाँ अभी जो फ्लाईओवर की समस्या, हम लोगों को याद है कि फ्लाईओवर उस पार जाने के लिए हम सोच भी नहीं सकते थे, आधे घंटे हम ट्रैफिक में लगते हैं। आज देखिए ये भी बन के चालू है। सड़कें, पूरे विधानसभा में सड़कें जो भी हैं इतनी अच्छी हैं। तो हम तो उत्तर प्रदेश सरकार और विधायिका में अंतर कोई हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो भी है सरकार करती है और विधायक भी करता है, दोनों एक ही है। अच्छा, फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं। यहाँ फ्लाईओवर को लेके काफ़ी विवाद है कि इसका लोकार्पण पहले हो गया और रोड चालू नहीं हुआ, इसको लेके आप क्या? नहीं, लोकार्पण जिस दिन से हुआ उस दिन पैदल के लिए चालू कर दिया था। कुछ टेक्निकल इशू रहा होगा, उसको फिर इंजीनियरों ने बताया, उसके बाद ठीक करके फिर से चालू। आज तो हमारे सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है फ्लाईओवर, लोग आ जा रहे हैं। नहीं, सपा वाले तो कह रहे कि बीजेपी सरकार को डर है कि फीता कोई और ना काटे। समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश जी जो हैं, उनको लगता है कि हर काम उन्हीं के द्वारा हुआ है, तो उनके द्वारा क्यों नहीं वो अपने कामों का फीता अपने क्यों नहीं काट पाए? कुछ तो रीजन रहा होगा, या तो आप ढीला हवाली किए हैं। अगर आपका काम है तो आप कर लीजिए। जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी उद्घाटन किया उसका वो भी किया। तो ऐसा नहीं है, इन लोगों का काम है। आज के डेट में इनकी मानसिक स्थिति बौखला से गए हैं, ये लोग किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगाने को तैयार हैं अभी। अच्छा, कहा जाता है, मतलब सपा सरकार या उनके जो भी जनप्रतिनिधि वो कहते हैं कि योगी सरकार सिर्फ नाम बदलने वाली सरकार है। आपको क्या लगता है? नहीं, नाम बदलना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया, तो मुगल सराय क्या था? मुगलों का सराय। ये अपने पुराने समयों में मुगल जब यहाँ शासन हुआ करता था, उनका सर रहने का जगह था। तो मुगल सराय कहाँ तक ये ठीक है? अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे नगर है, तो हमारे महान विभूति रहे हैं पंडित दीनदयाल जी, जिनके अंत्योदय की परिकल्पना को हम आज भी कर रहे हैं, सार्थक कर रहे हैं। तो उनके नाम पे करना ये कोई ख़राब चीज़ तो है नहीं। उनको इस चीज़ से तकलीफ क्यों होती है?
उनको तो लगता है मतलब कि काम नहीं हो रहा है, सिर्फ नाम ही चेंज कर रहे हैं। काम किस तरह का काम वो देखना चाहते हैं, उनका नज़रिया, उनके जो चश्मे हैं वो थोड़े ठीक नहीं हैं। वो किस प्रकार का काम देखना चाहते हैं। आज हम चंदौली जिस ज़िले में हैं, पहले यहाँ जो 300 यूनिट अभी बिजली फ्री की बात करते हैं, तो पहले हम बिजली रात को आती थी तो दिन में नहीं आती थी, दिन को आती थी तो रात को नहीं आती थी। तो उनका काम का क्राइटेरिया क्या है, ये पहले स्पष्ट करें कि किस विषय पे काम पे बात करना चाहते हैं। वो काम चहुओर चारों तरफ विकास हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना है, चाहे मुख्यमंत्री की आवास योजना हो गई, हर योजना लगभग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के हर जनता को कोई न कोई योजना का लाभ मिला है। हमारे कई नेता समाजवादी पार्टी के नेता मित्र हैं, उनके घर योजना का लाभ लेते हैं। हमारे एक बड़े पार्टी के यहाँ नेता है, उज्ज्वला योजना के लाभ में 3.5 लाख रुपए का इलाज कराए हैं। तो उनको क्या प्रधानमंत्री जी के नाम पे तो मना कर देना चाहिए था। चलिए, मैं अगला सवाल आपसे कि वर्तमान विधायक मुगल सैन का टिकट क्या कट सकता है, क्योंकि आपके पड़ोसी जनपद जैसे कि गाजीपुर, भदोई व अन्य जनपदों के टिकट फाइनल हो गए हैं, क्या? नहीं, अभी चंदौली और बनारस, यहाँ मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तो फाइनल नहीं हुए, और ये पार्टी संगठन शीर्ष नेतृत्व का काम है। पार्टी संगठन हमारे यहाँ जिसको टिकट देता है, हम ईमानदारी से उसके साथ लग के हम कमल के फूल को विजयी बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। चलिए, जैसा कि क्षेत्र में चर्चा है कि मुगल सराय के वर्तमान विधायक और जिला भाजपा संगठन में तालमेल का अभाव है, इस विषय में आपको क्या लगता है? ऐसा देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि ये शीर्ष नेतृत्व का हमारे विषय है, और कहीं संगठन और विधायकों में कोई अभाव नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी विधायक बना हुआ है वो संगठन का पदाधिकारी रहा हो, संगठन से बीच नहीं, तालमेल का अभाव कि हाँ उनका उनसे नहीं बन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोगों के नॉलेज में तो नहीं है। ये बाहर के लोग हैं जो अफवाह उड़ाते रहते हैं कि नहीं उनका उनसे झगड़ा हो गया, उनसे झगड़ा हो गया, लेकिन हमारे पार्टी संगठन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे अनुशासित पार्टी है हमारी, और अनुशासन ही हमारी पहचान है। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान, उन्होंने बयान दिया है कि साथ चल रहे पुलिस जो है वही गोली मार सकते हैं। अब्दुल्ला आजम खान को अपने ही सुरक्षा कर्मियों से डर लग रहा है, कहते हैं कि पुलिस उनकी रेकी के लिए लगाई गई है। आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, आजम खान जी का बारे में तो बहुत कुछ हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि इन लोगों ने सत्ता का वो सुरूर देखा है। अभी इन लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा नहीं है, उस उत्तर प्रदेश पुलिस को, जिस उत्तर प्रदेश पुलिस की यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दाद दी जाती है कि आज क्राइम को टोटली ख़त्म कर दिया, आज ऑर्गेनाइज क्राइम पूरे प्रदेश में 0 हो चुका है। उस उत्तर प्रदेश पुलिस पे अगर इनको भरोसा नहीं है तो उनको उत्तर प्रदेश में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं? चलिए, मेरा अगला सवाल है आपसे कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जो हैं बीजेपी पे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में उनके हेलीकॉप्टर को बगैर वजह बताए रोक लिया गया है, इसके पीछे बीजेपी की साजिश है। आपको क्या लगता है? अब उनका जिस हिसाब से पत्रकारों के साथ बहस कर रहे हैं, पत्रकारों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनके हेलीकॉप्टर को कह रहे हैं रोके, उनकी मानसिक स्थिति कुछ गड़बड़ सी हो गई। उनको लग रहा था कि सत्ता कुर्सी उनके लिए रखी गई है और सत्ता की कुर्सी से काफ़ी दूर जा चुके हैं। उनका तो आरोप लगातार मीडिया पे रहता है कि मीडिया वो जो दिखाता है सर्वे वो ना दिखाए। वो तो इस समय आरोप लगाने के लिए उनका फ्रस्ट्रेशन है, और ये कुछ भी नहीं। वो तो ये भी कहते हैं कि जिससे बीजेपी सरकार को प्रॉब्लम होती है वहाँ वो रेड करवा देते हैं सबको। रेड तो सबके ऊपर होती थी। अभी वो कह रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, किसे ये आईटी का काम अलग है। आईटी अपना इनकम टैक्स की रेड वो अपने विजिलेंस के आधार पे करते हैं, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है। नहीं, वो तो ये भी कहते हैं कि हाँ इससे इनको दिक्कत है, इसलिए जहाँ जहाँ उनके विपक्ष रहते हैं वहीं वो रेड करवा। आज तक इनके घर क्यों नहीं पड़ी? ये सामान्य किसान परिवार के बेटे थे, आज कहाँ से कहाँ इनकी संपत्ति, कहाँ ऑस्ट्रेलिया से लेके कहाँ, आज तक इनके घर तो नहीं पड़ी। आज तक यही जिले में कई बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के जिनके पास तथाहो पैसे हैं, आज तक किसी नेता के घर नहीं पड़ी। तो ये इनकम टैक्स अपने इनपुट के आधार पे काम करता है, उनका खुद का विजिलेंस है, जिसको उनको लगता है उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। उनका सरकार से, क्योंकि हम तो पिछले 6 सालों में सरकार में हैं, 7 सालों से हैं हम। 7 सालों के पहले लगातार सरकारें चली आ रही थी और इनकम टैक्स के रेट ऐसे ही पड़ते थे। वो उनकी बौखलाहट है। अखिलेश यादव ये भी आरोप लगा रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया गया है। बीजेपी सरकार किसान कृषि कानून को लेकर किसानों को नहीं समझा पाई है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कृषि कानून के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के दबाव में उसको वापस ले लिया, सम्मान रखते हुए उन लोगों को वापस ले लिया। पर हमारा मानना है कि किसान कानून अच्छे थे, क्योंकि उससे किसानों की आय बढ़ती। और रही जो उनकी गरीब बनाने की बात, तो आज पिछले 15-20 सालों से वो लोग सरकार में रहे, क्यों नहीं किसी को अमीर बना लिए? और इस सरकार में आज किसान सम्मान निधि से लेके लोगों के उचित रेट पे जो उनके बिक जाते हैं धान,
धान और गेहूं लगातार हमारे क्रय केंद्र आज तक चल रहे हैं, तो लगातार इस पे किसानों पे सरकार 100% सही रही है। खास करके उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी ने जितना खरीद, गेहूं की खरीद और धान की खरीद अब की बार सरकार में हुई है, हमारे याद में तो कभी नहीं हुई है। तो क्या आपको लगता है कि हाँ ये कानून हटके क्या सही हुआ है या गलत हुआ है? नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिसीजन लिया है, कुछ संशोधन करके इसको लाएंगे। जो इन लोगों की मांगे थे उसमें कुछ चीज़ों को संशोधित करके फिर से इसको वापस लाएगा। तो क्या ये चीज़, जब वो लोग धरने पे बैठे थे, तो क्या प्रधानमंत्री को ये कदम पहले नहीं उठाना चाहिए था? देखिए, ये ऊपर का विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी फैसला किया होगा कुछ सोच समझ के ही किया होगा। सर 2 साल बाद 2 साल बाद तो एक्चुअली है क्या कि उसमें जो भी संशोधन इनके तरफ से भी मांगे रोज़ बढ़ती थी। हमारे प्रतिनिधि जाके इनसे बात करते थे तो पहले 4 मांग लेके आते थे, फिर जाके फिर 4 बढ़ा देते थे। तो ये कम्युनिकेशन गैप जो रहा, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों का सम्मान रखते हुए इस चीज़ को वापस लिया और इसको फिर से पुनः संशोधित करके इसको लाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि जब तक हमारे देश का किसान नहीं आगे बढ़ेगा तब तक हमारा देश बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है।